सबसे पहले तो अभी अभी खबर मिली है कि उत्तराखंड में हादसा हुआ है। ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहां पे किसी को हानि ना पहुंचे। हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं उत्तराखंड के लोगों को। जोशीमठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूं। आज हम केंद्रीय बजट की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूं इतनी अनिश्चित परिस्थितियों में यह आज तक का सबसे अनूठा बजट है। 100 साल बाद विश्व में इतना बड़ा संकट, स्पेनिश फ्लू के बाद छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित घटनाएं हुई, कभी कभार आर्थिक परिस्थितियां भी बिगड़ी, कुछ क्षेत्र में बिगड़ी, कुछ समय के लिए बिगड़ी। पर मैं समझता हूं आधुनिक कार्यकाल में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि पूरा विश्व में इतना उथल पुथल होने की संभावना, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसका ना आता ना पता, ना आगे पीछे क्या है, कारण क्या है, कैसे फैलती है, व्यक्ति ठीक हो जाता है फिर परिस्थिति बिगड़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी इस महामारी के दौरान जिस तरीके से देश को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, लोगों के जीवन को संभाला, मैं समझता हूं अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम की। और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हम एडवांस कंट्रीज में, जो बहुत अपने आप को समृद्ध मानती हैं, अपने आप को धन दौलत से शान के जीवन में जीने के लिए सोचती है, उन सब के सामने जो कदम भारत ने उठाए, मैं समझता हूं भारत ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए बहुत सराहना हुई है। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने पूरे कोरोना काल में समय समय पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश का आत्मविश्वास और मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अलग अलग पैकेजेस द्वारा मिनी बजट भी देश के समक्ष रखे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अपने आप में अनोखी थी। इस दौरान हर व्यक्ति की चिंता करना, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में अनाज पहुंचे, 2400 घंटे देश भर में बिजली रहे, किसानों को खाद की कोई कमी ना पड़े, इन सब की लगातार चिंता प्रधानमंत्री जी करते रहे। लॉकडाउन के समय भारत के लोगों को तैयार करना, पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड के लिए देश की व्यवस्थाओं को सुधार करना, कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तत्पर बनाना, चाहे वो पीपीई मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो शून्य था लगभग कोरोना के पहले, चंद महीनों में हमारे छोटे व्यापारी एमएसएमई सेक्टर ने करीब करीब 5 लाख पीपीई बनाने का काम रोज शुरू कर दिया। एक जमाने में डर लगता था कि ऑक्सीजन पर्याप्त होगा कि नहीं, वेंटिलेटर्स लोगों को मिलेंगे कि नहीं, आइसोलेशन वार्ड क्वारंटाइन के लिए होंगे कि नहीं,
आईसीयू बेड तो नहीं कम पड़ जाएंगे। हर विषय की गहराई से चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी का पक्का इरादा था कि सबसे पहले मुझे लोगों की जान बचानी है और उसके बाद अर्थव्यवस्था को फिर ठिकाने लगा के लोगों की जीविका को फिर एक बार सुनिश्चित करना है। कई विश्व के देशों ने लोगों की चिंता करे बगैर सिर्फ अर्थव्यवस्था पे चिंता की, उनका क्या परिणाम हुआ आप सबने देखा। भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले जीवन बचाया, फिर जीविका बचाई और अब दोनों को बचाते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इन सब पूरे कार्यकाल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग घोषणाओं से समाज के हर वर्ग की चिंता की। और ये 5 आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस और बजट को जब एक साथ जोड़ के देखते हैं तो मैं समझता हूं क्रिकेट की भाषा में जैसे एक पूरा सिक्सर मारा, वैसा ये बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के समक्ष रखा। ये बजट एक लंबी सोच, दूरदर्शी विजन के साथ तैयार किया गया। कोई भी करदाता के ऊपर कीमतों में या टैक्सेस में बोझ नहीं डाला गया। समस्या गंभीर थी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट था, सरकारी आय में कमी होने की पूरी संभावना इस साल तो है ही, अगले साल भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी ऐसा अनुमान है। 16-17% की वृद्धि अगले साल के लिए कैलकुलेट की गई है। इस सब के दौरान हर वर्ग की चिंता करना, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, अर्थव्यवस्था को भी बल देना, साथ ही साथ देश को, जिसको मैं कहता हूं फ्यूचर रेडी बनाना। इसके पीछे जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के समक्ष रखी और जो 6 अलग अलग वर्टिकल्स पे वित्त मंत्री जी ने बजट को बड़े सरल शब्दों में समझाया, पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना। पूरे देश ने इस बजट का तहे दिल से स्वागत किया। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं ये बजट आत्मविश्वास का भी बजट है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का भी बजट है और देश को फिर एक बार तेज गति से प्रगति के पथ पर लेके जाने वाला बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है। और आप देखिए कैसे कैसे अलग अलग विषयों पे चिंता की। पिछले 6 वर्षों में कोशिश की गई कि गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में बिजली हो, गरीब से गरीब व्यक्ति की घर में मां बहनों को चूल्हा से मुक्त किया जाए और कुकिंग गैस की कनेक्शन हो, हमारी मां बहनों की इज्जत संभालने के लिए इज्जत घर, शौचालय बने हर घर में। डिजिटल इंडिया का विस्तार जिस तेजी से हुआ, उससे देश में छोटे छोटे इलाकों तक मोबाइल पेनिट्रेशन तो हुआ ही, साथ में इंटरनेट भी पहुंचाने का काम हुआ। वर्षों वर्षों तक जो एक गंभीर समस्या इस देश में हम सब ने महसूस की थी, हम सबके पास कई बार हमारे पास कोई काम कर रहे हैं, हमारे दफ्तर में घर में काम कर रहे हैं, आते थे कि मेरे चाचा ताऊ बीमार हैं, मेरी मां बहन को तकलीफ है, घर में कोई बीमारी आ गई है, कुछ लोन मिल जाए, कुछ किसी व्यक्ति की जीवन बचाने की कोशिश में परेशान रहता था गरीब वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। प्रधानमंत्री जी को हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति की पीड़ा समझ में थी, क्योंकि उन्होंने खुद
उस पीड़ा से अपने जीवन को गुजारा था। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम योजना देश में लागू करने का साहस शायद ही कोई और प्रधानमंत्री कर सकता था। इस प्रकार से आप सोचिए, कोरोना काल में अगर ये सब काम नहीं हुए होते, स्वच्छता नहीं हुई होती, शौचालय नहीं बने थे, आयुष्मान भारत नहीं होता, सभी के घरों में बिजली नहीं होती, सभी के घरों में तेज गति से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं पहुंचा होता, तो लोग कितने तकलीफ में इस कोरोना काल में गुजरते। हमने पहले कई बार देखे, कभी कोई दिक्कत आई, कोई राइट हुआ, 2-3 दिन के बाद लोग घर से बाहर निकलना चाहते थे, मजबूर थे, क्योंकि घर बैठे कमाई नहीं थी, पेट कैसे भरें, घर कैसे चलाएं। लेकिन इस दौरान, खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान, पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अपने आप को घर में रखा, बाध्य रखा। बिजली होने के कारण वो समय ठीक ठाक गुजर गया। टेलीविजन सबके घर में चला तो एक प्रकार से समय भी गुजर गया। बच्चों ने पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से कर ली और उसी समय पूरी देश की व्यवस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने मिलकर देश को कोरोना की लड़ाई में तैयार करने का काम किया। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस से अर्थव्यवस्था को फिर एक बार पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अलग अलग वर्गों को आगे, विश्व शक्ति अगर भारत को बनाना है तो वो देश के 130 करोड़ लोगों को साथ में आगे बढ़ा के ही बन सकती है। इस कल्पना को सामने रखते हुए कई सारे बदलाव देश के समक्ष रखे गए और उसी के कारण अब अर्थव्यवस्था भी तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रही है। इस बजट ने बहुत गौर दिया है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, नए नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने के लिए, कामकाज को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, एक उत्साह देने के लिए हमारे युवा युवतियों को कि अब तो जमाना गया कि एक सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे हम भागे। अब हम कैसे आत्मविश्वास के साथ जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। स्टार्टअप की दुनिया को और गति दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बल दिया, जिससे रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, बंदरगाह हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटरवेज की व्यवस्था हो, बिजली, गैस, इन सब व्यवस्थाओं को कैसे और अच्छा बनाया जाए। आप सबने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर अमेरिकन फ्रेज है, डिड अमेरिका मेक द हाईवेज और द हाईवेज मेड अमेरिका। और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। जब तक आधारभूत सुविधाएं नहीं मजबूत होंगी, जब तक आधारभूत सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं उपलब्ध होंगी, तब तक कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं नए भारत की नींव इस बजट ने रखी। आपने देखा होगा प्रतिपक्ष भी कोई बहुत ज्यादा आलोचना नहीं कर पाया। जो साधारण वाक्य होते हैं, दिस इज एंटी पुअर, ये वो, कुछ ना कुछ छोटे मोटे वाक्यों के अलावा मैंने कोई विपक्ष के मुंह से ठोस बजट की प्रतिक्रिया आज तक नहीं सुनी है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं निकाल पाया कि इसमें कुछ कमी रह गई, कोई वर्ग छूट गया। कुछ विभाग मेरे पास भी हैं। रेलवेज में साधारणतः प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के पहले, 2014 के पहले, सालाना 40-45 हजार करोड़ रुपए का निवेश होता था। आपको जान के बड़ा हर्ष होगा, इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 2,15,000 करोड़ का निवेश मात्र रेलवे में करने का अनुमति दी है। अब कल्पना करिए, 5 गुना निवेश
मात्र 6-7 वर्षों में रेलवे में करना कितनी बड़ी सौगात है हमारे देश के यात्रियों के लिए भी और उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। और स्वाभाविक रूप से उद्योग व्यापार बढ़ेगा तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ने से लोगों का कारोबार बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, काम करने के साधन मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी 1 रुपया आप कोई व्यवस्था में लगाओ, आधारभूत सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब लगाते हो तो अलग अलग अनुमान है कि उसका अर्थव्यवस्था पे 3 गुना 5 गुना इंपैक्ट तो तुरंत देखने को मिलेगा। लोहा बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, रेती बिकेगी, लोगों को काम मिलेगा, उस काम के माध्यम से वो खर्चा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इसी से गति आती है अर्थव्यवस्था में। हाईवेज का जो बड़ा विस्तार का योजना वित्त मंत्री जी ने बताई, देश के समक्ष रखी, जिस प्रकार से पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को बढ़ाने की बात इस बजट में रखी गई है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत एक बड़ी कंपेटिटिव शक्ति के रूप में विश्व में जो सप्लाई चेन्स है उसमें हमारी जो योगदान है हम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स में खर्च होता है तो जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का जो भाड़ा है, जो खर्चा है, वो कम होता है। भारत में उत्पादन की गई वस्तुएं और ज्यादा कंपेटिटिव होती हैं विश्व में, और ज्यादा निर्यात बढ़ता है। जैसे भारत में उत्पादन बढ़ता है तो हम देश की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, साथ ही साथ आयात को भी कम करते हैं, इंपोर्ट्स पे थोड़ी लगाम लगती है और एक्सपोर्ट को और ज्यादा गति आती है। अलग अलग योजनाएं और बताई गई, इथेनॉल के बारे में कैसे और बड़े रूप में इसको बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। अब लगभग 8-8.5% तो तुरंत, और अगले 3-4 साल में 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाल के ये पूरा पैसा लगभग 75-80 हजार करोड़ रुपया हमारे किसानों को और अधिक आय में मिलेगा, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो धान बनाने वाले किसान हो। अब हमने मेज, राइस, ब्रोकन राइस, शुगर केन, शुगर, सभी से इथेनॉल बनाने की व्यवस्थाओं को मंजूरी दे दी है। इसका पर्यावरण में भी बहुत लाभ होगा। रेलवेज को 100% विद्युतीकरण करने को मंजूरी दी गई है। अगले 3 वर्ष में आपको जान के खुशी होगी, रेलवे डीजल मुक्त हो जाएगा। आप सोचिए, दिल्ली में सैकड़ों गाड़ियां आती हैं रोज। जब कोई गाड़ी डीजल नहीं इस्तेमाल करेगी तो हम सब दिल्ली वासी, और अब तो आपने मुझे भी अपना लिया, मैं भी दिल्ली वासी हूं, हम सब, हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी कि रेलगाड़ियां डीजल से नहीं आएंगी दिल्ली में। गाड़ियों में BS6 स्टैंडर्ड हमने विश्व के पहले स्वीकृत कर दिया, और अब तो और चर्चाएं चल रही हैं कैसे हम गाड़ियों का भी प्रदूषण और कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कैसे और बल दें, आगे चल के हाइड्रोजन मोबिलिटी को कैसे बल दें। तो ये एक ऐसी सरकार है जो 2400 घंटे भारत को फ्यूचर रेडी बनाने में लगी हुई है, और ये बजट उस फ्यूचर रेडी भारत का एक आधारशिला, फाउंडेशनल बजट के रूप में मैं देखता हूं। मैं समझता हूं भारत के उत्साह को पूरे विश्व ने पहचाना है। कल ही यूनाइटेड किंगडम की जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर है, जो व्यापार देखती हैं ग्रेट ब्रिटेन का, यूके का, उनका पहला दौरा यूके के बाहर कोरोना आने के बाद, आप समझिए कोरोना के बाद पहला दौरा उन्होंने भारत में किया, और जो उत्साह दिखाया भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का, भारत के साथ
जिस प्रकार से वो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, वो दर्शाता है भारत की उभरती हुई शक्ति और हमारे युवा युवतियों की काबिलियत, जो पूरा विश्व आज पहचान रहा है, देख रहा है। तो मैं समझता हूं ये एक बजट देश के युवा युवती, देश की महिलाएं, देश के गरीब किसान, मध्यम वर्ग, देश के कामगार जिन्होंने इस देश को गति दी है, देश की अर्थव्यवस्थाओं को गति दी है, देश के वंचित पीड़ित परिवार जिन्होंने कई वर्षों तक प्रगति की लाभ देखा नहीं था, लेकिन गत 6 वर्षों में जिनके घरों में बिना भेदभाव बिजली पहुंची, कुकिंग गैस पहुंची, शौचालय पहुंचे, अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा, पेयजल पहुंचेगा। हर एक कार्यक्रम बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, इसको हम इस आत्मविश्वास बनाने वाले बजट के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप सबका भी आशीर्वाद, आप सबका भी लगातार सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वंदन। It's easier to comment on electricity, solar and electric vehicles. To comment on the stock exchange, I'll have to learn astrology or start looking at the economic fundamentals on which the stock exchange has given such a big thumbs up. But I'll delve on both of them. Solar is a mission that is very dear to Prime Minister Modi. He started this mission when he was in Gujarat. And I still remember I was the Minister for Power and Renewable Energy in 2014. In my very first meeting, the Honorable Prime Minister told me that the then mission, which Manmohan Singh ji had announced, the National Solar Mission, was to have 20,000 megawatt of solar energy in India by 2022. Prime Minister said that doesn't satisfy him at all. The people of India want clean energy. They want a clean environment. And you'll be happy to know he increased it straight 5-fold to 1 lakh megawatt. And the overall renewable energy target was set at 1,75,000 megawatt by 2022. And we are well on way to achieve that by the time we achieve the 75 years of independent India. But this Prime Minister never rests. वो बोलते हैं ना कि ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा। 4 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और रेलवे भी उसमें एक छोटी आहुति देने के लिए संकल्पित है। रेलवे ने तय किया है कि 2030 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी रेल व्यवस्थाएं चलाएंगे। 23 दिसंबर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और 2030 तक विश्व की पहली रेलवे बनेगी जो नेट जीरो रेलवे होगी। शून्य प्रदूषण भारतीय रेल कंट्रीब्यूट करेगी विश्व में। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। एक बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग उनकी विजन रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वो बहुत बल दे रहे हैं। टैक्सेस भी बहुत कम रखे गए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम अब फाइनलाइज हो रही है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुर्जे बने। फेम 2 को हमने मंजूरी दी है, जिससे जो भी बिजली से चलने वाली गाड़ी या स्कूटर, 2 व्हीलर खरीदते हैं उनको इंसेंटिव मिले। और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब मिलकर अगर गति दें इस प्रोजेक्ट को, तो मैं समझता हूं 2030 तक
नई गाड़ियां जो बिकेंगी, पुरानी तो जो चलेंगी वो तो चलेंगी, पर जो नई गाड़ियां बिकेंगी वो लगभग पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में जाएंगी। बैटरीज के खर्चा कम होने से और बिजली पे हमारे 6 साल के कार्यकाल में खर्चे को बहुत नियंत्रित रखा गया। नवीकरणीय ऊर्जा के दाम भी ईमानदार पारदर्शी ऑक्शन से हमने बहुत कम किए। इन सब के कारणों से मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज भविष्य देखता है, पास्ट और इतिहास में नहीं रहता है। और मैं समझता हूं शायद स्टॉक एक्सचेंज ने पहचान लिया है इस सरकार की मंशा भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने की है। भारत ने आगे जो रास्ता नापा है, जो तय किया है, जो इस बजट में पूरी तरीके से एक प्रकार से देश के समक्ष रखा गया, अलग अलग समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 9-10 महीनों में देश को जो दिशा दिखाई है, उसको देख के स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को उत्साह बढ़ा है। शायद उस कारण से भी स्टॉक एक्सचेंज में गति आई है, लेकिन हमने स्टॉक एक्सचेंज को ही एक मापदंड नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि निवेशकों ने सूझबूझ से और सोचे समझे तरीके से अपने निवेश करना चाहिए। खासतौर पे छोटे निवेशकों को बहुत ज्यादा बिना पढ़े लिखे, बिना गहराई में जाए लालच कभी नहीं करना चाहिए और संतुलित तरीके से अपना निवेश करना चाहिए। अमित अमर उजाला, अभी अमित एक के बंदा वन करता, अमित अमर उजाला। अलग अलग जो हम पहली बात तो हर एक जो कार्यक्रम इस बजट में अनाउंस किया गया, चाहे वो एथेनॉल प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आज साधारणतः 5.5-6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा। अब हम यहां जितने लोग, अगर कोई अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो सही माने में समझता है कि 30-35% तो सीधा लोगों को काम मिलता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्रोजेक्ट में निवेश होता है तो जो खर्चा होता है उसमें 30-35% लोगों की जेब में जाता है। तो जब 6 लाख करोड़ का सिर्फ सरकारी निवेश है या इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी निजी क्षेत्र जो करेगा वो तो अलग है। जब 6 लाख करोड़ का निवेश होगा तो साधारणतः कोई भी अर्थव्यवस्था समझने वाला व्यक्ति बताएगा 2 लाख करोड़ सीधा लोगों की जेब में जाएगा। अब आप कल्पना करिए, जब 2 लाख करोड़ लोगों की जेब में जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस किए हैं 12-13 सेक्टर्स में, और पहले मोबाइल फोन्स और मेडिकल डिवाइस में कर चुके हैं। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से हमारे विभाग ने, उद्योग मंत्रालय ने अनुमान लगाया है, और हमारा अनुमान अकेले नहीं है। ये एक सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई स्केल, जिस कमेटी ने हर क्षेत्र को गहराई से देखा। वो क्षेत्र चुने जहां भारत में कॉम्पिटिटिव होने की पूरी क्षमता है, शक्ति है, उन क्षेत्रों पे हमने फोकस किया। तो अनुमान निकला है कि 20 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन बनाने की इन 24 क्षेत्रों में जो स्केल कमेटी ने देखा है, 24 क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ सालाना उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अब आप 20 लाख करोड़ में भी जब 30-35% अगर अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट लेबर, सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोग काम करते हैं, आसपास में होटल, ढाबे, टैक्सी, माल जब आता है या जाता है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बंदरगाह में जो लोग काम करते हैं, ट्रेनों में जो काम करते हैं, ये पूरी व्यवस्था जब देखते हैं तो 20 लाख करोड़ में भी 6-6.5 लाख करोड़ सीधा लोगों की जेब में जाते हैं। तो आप कल्पना करिए इन सब का प्रभाव कैसा होगा।
लोगों को कितने काम के अवसर मिलेंगे, हमारे स्टार्टअप्स को नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए कितने अवसर मिलेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा आईटीपीओ में काम चल रहा है, पूरा आईटीपीओ बड़ा सुंदर बन रहा है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाके देखिए जो प्लानिंग हो रही है और जो काम हुआ है उधर, आपका भी सीना गर्व से और खुशी से फूल उठेगा। द्वारका में हम बड़ा एग्जीबिशन का कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्केल का बना रहे, हमें वहां लोग नहीं मिल रहे, लोगों की कमी हो रही है, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर दोनों की कमी मिल रही है। तो ये हालत है, तेज गति से जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसका जरूर देश को लाभ होगा। रेलवेज की भर्ती दुर्भाग्य से कोरोना काल में वो प्रोसेस अटक गया था, क्योंकि इसका जो एग्जाम है इंटरनेट बेस्ड एग्जाम है, अब तो पूरी पारदर्शिता ले आए। आप याद करिए, हमने करीब 1.5-2 लाख लोगों को पिछली टर्म में जब नौकरी दी, आपको याद होगा एक इंस्टेंस नहीं है एक जिसमें किसी ने कंप्लेन की हो कि कोई गलत काम हुआ। इतनी पारदर्शी व्यवस्था से लाखों नौकरियां देने का काम सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है, बिना कोई आरोप के, बिना कोई आलोचना के। अभी कौन सी अभी 2 कारण हुए जिसके वजह से बुलेट ट्रेन की जो पुरानी अनुमानित समय थी उसमें विलंब हुआ। एक तो आप सभी जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा पेपर में कि महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से जमीन जो हमें चाहिए मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन लेके जाने के लिए, उसका काम लगभग ठप सा पड़ा है। हमने कई बार वहां पे चर्चा की, अधिकारी स्तर पे, मंत्री स्तर पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रगति के दौरान भी महाराष्ट्र को कहा है कि वो जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य से उसमें बहुत कमजोर काम हुआ। गुजरात ने जबकि 90% से ज्यादा जमीन हमें उपलब्ध करा दी है, महाराष्ट्र में वो बहुत कम है, शायद 1/3 जमीन भी नहीं मिली है। तो उसके कारण टेंडरिंग वगैरह सब काम, प्लानिंग रुक गया, क्योंकि उसका टर्मिनल तो मुंबई में बनना था। फिर हमने एक प्रकार से, बड़ा दुर्भाग्य है, पर हमें यह सोचना पड़ा कि चलो गुजरात का सेक्शन तो शुरू कर देते हैं, क्यों बाकी देश को इसका फायदा से वंचित रखा जाए। तो गुजरात के टेंडर्स हमने हाल में देने शुरू कर दिए। कोरोना काल का भी जरूर एक थोड़ा असर पड़ा, 8-9 महीने का उसमें भी समय का नुकसान हुआ, पर मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है, हमने अब टेंडर्स अलॉट करना शुरू कर दिया है। जापान उसमें हमें आर्थिक सहायता दे रहा है। पहली बार 50 साल का लोन मात्र 0.1% पे लोन भारत को मिला है। अति आधुनिक टेक्नोलॉजी। और जब मैं पिछली बार जापान गया था, मैं भी शिनकानसेन की ट्रेन में चला, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड पे गाड़ी में पता नहीं चलता है कि गाड़ी में बैठे हो ट्रेन में। तो ऐसी अति आधुनिक चीजें भारत में आए। आगे चल के हमने 7 और लोकेशंस पे, किधर सेमी हाई स्पीड, किधर हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने का, डीपीआर बनाने का काम अब शुरू किया है। और आगे चल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम सोचते हैं कि तेज गति से विस्तार हो पैसेंजर कॉरिडोर्स का। एक तरफ फ्रेट कॉरिडोर्स तो हो ही रहे हैं, जिससे मालगाड़ियां तेज गति से जाएं, खर्चा कम हो, ऐसे ही पैसेंजर कॉरिडोर्स भी देश में बने, उसका भी काम चल रहा है। अब अंतिम उसकी समय रेखा तो महाराष्ट्र सरकार जब जमीन दे दे हमारे काम को और हम अंतिम तरीके से प्लानिंग को कंप्लीट कर सके, तभी हम आपको दे पाएंगे। अमित प्रणब के बाद वन बाय वन एक एक। Conservative government has been systematically reducing the visa issue for Indians.
तो उससे कोई बात हुई कि वीजा रेस्ट्रिक्शन जो हिंदुस्तानियों के लिए स्टूडेंट्स या वर्कर्स के लिए हैं जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स का उनको कोई फैसिलिटेट करने के लिए आपने उनसे इस बारे में बातचीत की और तीसरा जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आप काम कर रहे हैं डिफेंस में व्हाट इज द रिडक्शन बजट दैट यू एक्सपेक्ट दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट। पहली बात तो किसान रेल अपने आप में एक अनोखा प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश में शुरू हुआ। हाल में ही मैं देख रहा था एक ट्रेन ने लगभग 1000 टन 977 टन एक ही ट्रेन ने लेके बंदरगाह तक लेके गया और वो एक्सपोर्ट हुआ वहां से किसान के उत्पादन का। अभी तक 150 के करीब किसान रेल चल चुकी है। 50,000 टन से अधिक सामान किसानों का दूर दराके के इलाकों में पहुंचा, जिससे उनको सही दाम सही कीमत मिले उनके उत्पादन की। नहीं तो जबरान उनको अपने नजदीकी जब बेचना पड़ता है तो किसानों को सही कीमत मिलती नहीं थी, या जब ट्रकों से जाता था दूर दराका इलाके में तो नॉर्थ ईस्ट में या अलग अलग स्थानों पे महंगाई बहुत बढ़ जाती थी। ये एक प्रयोग बहुत सफल प्रयोग रहा है और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और हम सब उपभोक्ताओं की कीमतों में भी संतुलन रहेगा, क्योंकि बहुत सस्ती दरों पे हम ये और बहुत तेज गति से, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, आज जो फ्रेट ट्रेन हैं भारत की वो 100% स्पीड फास्टर हो गई, एवरेज स्पीड। पहले जो 22, 23, 24 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेट ट्रेन चलती थी, आजकल वो 100% फास्टर चलती है। 46, 47, 46, 47 किलोमीटर पर आवर पे फ्रेट ट्रेन चल रही है। तो वो लाभ किसानों को मिला है। हमारे पास कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, पर मैं फिशरीज डिपार्टमेंट से इसके बारे में और जानकारी लेके अगर डिमांड आ जाए तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। हम तो ऑलरेडी एयर कंडीशन कोच बनाते हैं और मेरे पास तो पर्याप्त कोच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रेलवे की फैक्ट्रियों में, तो हम उसको भी और बढ़ावा देंगे। कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, मैं चेक करूंगा जिस भी जगह पे डिमांड हो और आपको कुछ जानकारी हो तो आप जरूर मुझे भेज देना, हम उसको तुरंत शुरू करने में उत्साहित हैं। यूके और यूएसए दोनों ने जो वीजा की प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई किया है। शायद आपको जानकारी थोड़ी पुरानी है, आपको ध्यान नहीं होगा कि आज जब हमारा स्टूडेंट यूके जाता है तो 2014 के पहले उसको बाद में काम करने का वर्क परमिट नहीं मिलता था, शायद मिलता था अभी तो 1 साल के लिए मिलता था या 9 महीने 6 महीने के लिए। अब उस सीमा को बढ़ा दिया गया है और अब जब हमारे विद्यार्थी अगर विदेश जाते हैं पढ़ने यूके में भी तो उनको एक वर्क परमिट मिलने की सुविधा दी है। स्टूडेंट वीजास भी बहुत जितने स्टूडेंट्स को चाहिए देने को यूके सरकार अब तैयार है। और ये कल की मीटिंग में नहीं हुआ, ये पहले ही जयशंकर जी के प्रयासों से, विदेश मंत्री के प्रयासों से ये हो चुका है। अब यूएसए ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत कड़ी की थी वो नए एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी सुधार कर दिया है। और आखिरी डिफेंस की जहां तक बात है, माननीय रक्षा मंत्री ने जो सौगात दी है आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 आइटम्स मात्र भारत पे बने हुए ही आर्मी नेवी एयरफोर्स खरीदेगी, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आगे चल के हम भी विश्व की अलग अलग कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो अब आके भारत पे बनाए, भारत की भी जरूरतें पूरी करे और भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना के पूरे विश्व की जरूरतें भी भारत से बने, जिसको मेक इन इंडिया एंड सर्व द वर्ल्ड कहा जा सकता है। $12 लाख रेलवे में भारत, ऐसा है स्वाभाविक रूप से फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा एक बड़ा गंभीर विषय होता है।
और आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जब कमान संभाली थी तब बहुत ऊंचे वित्तीय घाटे को समय समय हर बजट पे घटाते घटाते बहुत ही कम दरों तक हम लाने में सफल हुए थे। और अगर कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद इस घटाने के सिलसिले को हम और आगे बढ़ा सकते थे। पूरे विश्व में मैंने शुरुआत में ही कहा ये सबसे बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने है और विश्व के हर देश ने इस समय में या तो नोट छापे या अपने वित्तीय घाटे को थोड़ा छूट दी और कई देशों ने तो दोनों काम किया। भारत भी नोट छाप सकता था, कोई रोक नहीं सकता है हमें, लेकिन हमने समझदारी का मार्ग लिया। नोट छापना यानी महंगाई को आसमान छूने देना, नोट छापना यानी आप सबके ऊपर बोझ बढ़ाना। इसलिए मैं दाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक छोटे अवधि के लिए वित्तीय घाटे को थोड़ा ढील दे दी और हर अर्थव्यवस्था समझने वाला व्यक्ति यही डिमांड कर रहा था। यहां तक कि विपक्ष के भी नेता और विपक्ष के पूर्व के वित्त मंत्री भी यही बात कहते थे कि आप वित्तीय घाटे की चिंता ना करें, इस समय देश को फिर एक बार विकास के तरफ लेके जाना है, अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाना है। और मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत समझदारी दिखाई, ग्रोथ पे फोकस किया। आरबीआई ने भी कल के मॉनेटरी पॉलिसी में कल परसों इसकी सराहना की है, इस बात को तारीफ की है कि वित्त मंत्री ने बहुत सही कदम उठाए हैं देश को ग्रोथ के पाथ पे लेके आने के लिए और अपना पूरा समर्थन दिया है कि रिजर्व बैंक भी इस दिशा में और कदम उठाएगा। आप देखते हैं कि आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $590 बिलियन हो गए। हम जब सरकार में आए थे तो शायद 350 कुछ बिलियन डॉलर था, आप गूगल करके निकाल लीजिए, 360 या कुछ था मुझे अभी, हाँ लगभग 600 पे आ रहा है। रेलवे तो 1 लाख करोड़ एडिशनल बोरो करेगा, पर हम तभी बोरो करते हैं जब प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल हो। हमारा कोई हाँ तो प्रोजेक्ट में अगर पश्चिम बंगाल से जमीन मिल जाए तो सब प्रोजेक्ट को तेज गति दे देंगे। आज ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल पढ़ रहा था, पश्चिम बंगाल में तो एक प्रोजेक्ट 1974 में शुरू हुआ था, 1974, आज से कितने साल पहले, 47 इयर्स अगो, 47 इयर्स के बाद आज प्रोजेक्ट हम खत्म नहीं कर पा रहे, जमीन नहीं मिल रही है। आपको अभी तक शायद लगता है, कल रात को मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को मैं बधाई दे रहा था। कल उन्होंने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है, हरी झंडी दिखाई है, तो देर रात मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं उनको बधाई दे रहा था। जो आज वातावरण पश्चिम बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जो पश्चिम बंगाल उत्साह से स्वागत करने के लिए तैयार है, और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के दौरे में हैं, तो मुझे लगता है कि अब 100% परिवर्तन बंगाल में आने जा रहे हैं। 2 सवाल लेंगे, एक अभी आपने किसानों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, किसान रेल चलाने की बात कही है, एथेनॉल का प्रोडक्शन फूड यूज बढ़ा करके किसानों के हित की बात कही है। किसानों की आप लगातार भूमिका बातचीत करने की भूमिका महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे हैं। आज 75 डेज हो चुके हैं किसान आंदोलन को, कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक अभी परसेप्शन मोदी सरकार के बारे में बन रहा है कि चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, आप डायरेक्टली एक्शन लेने से बचते रहे हैं। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि हम किसान आंदोलन को जल्दी खत्म होता हुआ देखेंगे, या ये खालिस्तान और कर्नाटक की इसका लिंक जो है लगातार सामने आता रहेगा और उसके बाद भी सरकार की बैठती रहेगी? ये सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है, किसानों की समस्या पे पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी पूरी सरकार
बातचीत भी लगातार करते जा रही है, करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि हम तो एक फोन कॉल अवे हैं, लेकिन फोन कॉल करके कुछ बात तो हो, आगे तो बढ़े। अगर बातचीत या जब नेगोशिएशन होता है या डिस्कशन होती है या चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से क्या समस्या है उस पर चर्चा हो सकती है। स्वाभाविक रूप से हमने कोई गलती की है तो आप हमारे को अवगत कराइए। अगर कोई हमारे कानूनों में कुछ किसानों का नुकसान होने की संभावना है तो हमें बताया जाए। कुछ विषयों पे भ्रमित किया गया है कुछ किसानों को, अधिकांश एक क्षेत्र में किसानों को भ्रमित करने में कुछ व्यक्ति सफल हुए हैं। फिर भी उस भ्रम को भी मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रस्ताव दिया कि चलो इसमें और ज्यादा शब्दों से कड़ा बना के उसको और ज्यादा आपका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। फिर हमने और प्रस्ताव पे प्रस्ताव देते गए। तो मैं समझता हूं कि जब कई बार टीवी पे या पेपर में मैं देखता हूं तारीख पे तारीख, तो आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। हम तो प्रस्ताव पे प्रस्ताव देते जा रहे हैं। अगर कोई आपके घर पे कोई आ जाए और आपको बोले कि भाई आप गलत हो, तो आप स्वाभाविक रूप से पूछोगे ना, भाई बताओ मैंने क्या गलती की। नहीं, बस आप गलत हो, और बस यही बात हो तो आगे बात बढ़ने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। पर मैं निंदा करता हूं जिस प्रकार से 26 जनवरी को भारत के आन बान और शान के ऊपर, हमारे तिरंगे के ऊपर जो गलत काम हुआ, वो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर भी हम उन सब बातों को पीछे रख के हमारी लगातार कोशिश है कि बातचीत के माध्यम से हल निकले। हमने ये भी ऑफर किया है कि 18 महीने तक हम स्थगित कर देंगे कानून। चलिए, आपको जो और चर्चा करनी है डिटेल में कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस प्रस्ताव किसानों के माध्यम से नहीं आया। जब सरकार कोई बिल लाती है तो पूरे देश को उसका लाभ मिलता है। देश में करोड़ों किसान, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं, जिनका 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, कुछ जगहों पे तो उससे भी छोटे कुछ किसान हैं, ये किसानों को और पर्याय मिले, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उस दिशा में ये कानून लाए गए हैं। देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है। आपने देखा कल चक्का जाम में क्या परिस्थिति रही। तो मैं समझता हूं कि जो कानून देश के करोड़ों किसान के लाभ के लिए लाए गए हैं, उसको वास्तव में कोई चिंता का गंभीर विषय उसमें हो तो जरूर सामने लाया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन सभी को क्यों वंचित रखा जाए उनके लाभ लेने के लिए, ऐसा मेरी राय है। भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुरी की जा रही है, ये भारत का अंतिम मामला है। तो बाकी की देशों के लिए सरकार की तरफ से कोई देश नहीं आई है, किसान अपेक्षा कर रहे हैं सरकार बड़े को बड़पन दिखाएगी और तारीख देगी। हमने तो, मैंने जैसा बताया, बहुत सारे प्रस्ताव बड़प्पन रख के ही दिए। अब उनकी तरफ से हम प्रस्ताव की वेट कर रहे हैं। किसने कहा बिना किसानों के? पूरा आत्मनिर्भर भारत किसानों के ऊपर ही तो निर्भर करता है, और हमने तो समय समय पे किसानों के लिए काम किया है। आखिर आप बताइए, किसानों का बजट, एग्रीकल्चरल बजट जिस मात्रा में बढ़ा है मोदी सरकार के नीचे, क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी? क्या आपने कल्पना की थी कि हर किसान के घर में 6,000 रुपए प्रति वर्ष भेजे जाएंगे, लगातार जाएंगे, और कोरोना काल में भी किसानों को 6,000 रुपए हर किसान के घर में पहुंचेंगे, जिसके कारण आज किसानी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तो
मुझे पूरा विश्वास है देश के किसान इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा। पीएम तो हम सबके होते हैं भाई साहब, आपके भी प्रधानमंत्री। भाई साहब ये हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट सीनियर सिटीजन्स से कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला। लाखों लोगों ने, रेलवे के यात्रियों ने भी अपनी सब्सिडी छोड़ी थी और मैं उन सभी का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक जरूरी सूचना है, वो ये कि उत्तराखंड में जो भी ग्लेशियर हुआ है, गिरा है, उसमें कुछ गलत वीडियो कुछ लोग अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक सूचना दी है कि अगर ऐसा कोई भी वीडियो न डाले, कोई व्यक्ति अगर फंसा हुआ है तो 1070 एक नंबर है 1070, इस पर फोन करे या फिर 9557444486 यानी 9557444486 पर संपर्क करे। कोई भी व्यक्ति किसी को भ्रमित करने का प्रयास ना करे और ना ही कोई भ्रमित करे। बाकी चर्चा अपन लंच पे कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर